5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति की दशा और दिशा बदल गई है। जाति की जकड़न और कौम की सियासत को बड़ा झटका लगा है। इस महाविजय के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि जाति और धर्म की राजनीति के लिए इस मुल्क में अब कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में गरीबों और मिडिल क्लास के साथ साथ पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश दिया। मोदी ने साफ कहा कि सरकार सबकी होती है और सबके लिए होती है। विजय सिर्फ पार्टी की होती है और जीत के बाद पार्टी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। विकास के मुद्दे पर देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी मतदान के लिए आगे आना, एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं। मुझे इन 5 राज्यों के चुनाव को नए हिंदुस्तान की एक नई नींव के रूप में मैं देख रहा हूं। न्यू इंडिया 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया, ऐसा न्यू इंडिया जो देश के गरीबों में कुछ पाने की इच्छा के बजाय कुछ करने की इच्छा के लिए, अवसर के लिए खोज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। चुनाव विजय भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता जनार्दन का एक पवित्र आदेश होता है, आदेश। और मैं आदेश पर बल देता हूं। कोई भी पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लेकिन जैसे ही फल लगते हैं वो झुकने लग जाता है। भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है। सत्ता सेवा करने का एक अवसर होती है। इस बात को लेकर हमें चलना। कहते हैं कि जब चुनाव के जरिए ऐतिहासिक परिवर्तन होता है तो राजनीति का समाजशास्त्र भी बदल जाता है। और राजनीति के इसी समाजशास्त्र के बदले हुए आयामों के जरिए ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या देश में कौम और जाति की जकड़न वाकई में टूट गई है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। एक बार इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। मौलाना अंसार रजा, आप बीएसपी सपोर्टर हैं। मोहम्मद अब्बास एसपी लीडर, डॉक्टर रेणु कीर दलित थिंकर, अरविंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार और मेरे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत मेरे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। मंडल कमंडल की राजनीति के जाल में फंसे हुए राज्य में क्या ये सोचा था चुनाव से पहले कि धर्म और राजनीति से ऊपर उठ करके एक जीत भी मिलेगी और देश एक नई तरफ, एक नई दिशा की तरफ बढ़ जाएगा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी, और जो हमारा चुनाव का नारा था, विकास का नारा था, विकास में भी विद्युत का कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुधारने और परिमार्जित करने के लिए, और सड़क का, तो हम उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता का संकल्प पत्र लेकर चुनाव में गए थे। और लोगों ने जो मतदान किया है, आप देखें, लोग धर्म की दीवारों को फांद कर आए हैं, जात की दीवारों को ध्वस्त कर दिया है, वर्ग की दीवारों को तोड़ दिया है, भाषा की दीवारों से आगे निकल गए हैं वो। तो जाति, भाषा, क्षेत्रीयता ही सबसे छोड़कर उत्तर प्रदेश को जो है वो एक जो है प्रगतिशील, प्रगतिवादी प्रदेश बनाने के लिए हर संभव जो है प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए वो जो परिवर्तन करना चाहते हैं, वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि समाज में परिवर्तन हो। और उस परिवर्तन की दिशा में जिस तरह से लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास इस बात के लिए है कि प्रधानमंत्री जी जो है पूरे देश का
और उसमें विशेषकर उत्तर प्रदेश है, क्योंकि बिना उत्तर प्रदेश के विकास के जो 20-22 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, कई देशों से बड़ा प्रदेश अपने आप में है, उसका विकास आवश्यक है। और उसका विकास तभी संभव है जब भेदभावपूर्ण नीति अपनाने वाले, भ्रष्टाचार में संलिप्त, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, माफिया तत्वों से संलिप्त इस तरह की शक्तियों को जब तक जो है जनता पराभूत नहीं करेगी, तब तक जो है ये सशक्त प्रदेश नहीं बन पाएगा। ये जनता के मन का विश्वास था, उसका प्राकट्य जो है वो आपने ईवीएम मशीनों के माध्यम से देखा। राणा जी, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जितनी भी पब्लिक अपीयरेंस की, उनमें से 80% में वो ये कहते हुए नजर आए, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश एक नई तरफ जा रहा है और देश को एक नई तरफ लेकर के जाना है। क्या उत्तर प्रदेश के बाद, उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए, उत्तराखंड के जो भी नतीजे आए हैं, क्या इसके जरिए मैं आज की तारीख में ये कह सकता हूं कि देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल गई है और ये सब सिर्फ और सिर्फ ब्रांड मोदी की वजह से हुआ? राष्ट्रपति, पिछले 2.5 साल में अगर आप मोदी को ठीक से देखें और समझें तो मुझे 2-3 बातें बड़ी साफ दिखती हैं। पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस देश की राजनीति, राजनेता और सत्ता व्यवस्था, इसके बारे में जो भी मत रहे हैं, जो भी विचार रहे हैं, उनको लगातार बदल रहे हैं, मान्यताएं बदल रहे हैं। उनको ये समझ में आता है कि जो दलगत राजनीति होती है और सत्ता की जो जरूरतें होती हैं, इन दोनों में फर्क है। आज उन्होंने 2-3 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि सत्ता जो है वो सेवा के लिए होती है। अब यह एक प्रधानमंत्री जब नीचे तक संदेश देता है तो बड़ा साफ है कि उसके तहत जितने भी लोग काम करते हैं पार्टी के भीतर, शासन के भीतर, उनके लिए साफ है। दूसरी बात उन्होंने कही कि आपको अगर सामाजिक जीवन में रहना है तो मर्यादाओं के साथ रहना है। अब वो मर्यादाओं की एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसके भीतर आप रहना है। तीसरी बात यह है कि इस देश में जो गरीब है उसकी जरूरतें बदल रही हैं, उसकी राय बदलती है। वो कहता है कि मुझे दो मत, मुझे काम करने का अवसर दो, अगर अवसर दोगे तो मैं काम कर दूंगा। एक देश के बड़े तबके को एड्रेस कर रहे थे कि गरीब जो है उसकी ताकत मैंने पहचानी है, मैंने देखी है। उस गरीब को आप उस बोझ से मुक्त करो और मुक्त करने का एक ही रास्ता है कि उसको अवसर दे दो। जैसे ही उसको अवसर दोगे वैसे ही मध्यम वर्ग के ऊपर जो बोझ है उस बोझ को आप कम कर देंगे। अब होता यह है कि जब इतने साधारण तरीके से कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश को समझाता है तो आम आदमी समझता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, मोदी जो है वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। उनको जो बात कहनी होती है बहुत मुश्किल बात भी बहुत आसानी से कहते हैं, इसलिए देश का आम आदमी समझ पाता है। इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, बहुत अच्छे वक्ता हुए, लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता व्यवस्था और समाज की जो पेचीदगियां हैं उसको बहुत आसानी से समझने और लोगों के बीच रखने में मोदी जितने सक्षम हैं उतना कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं। इसलिए मोदी जो है भारतीय राजनीति का जो पूरा परिदृश्य है वो बदल रहे हैं। इस बात को हमें मानना चाहिए और मोदी को यह बात समझ में आती है कि उनके पास मौका है। जनादेश अगर इतना बड़ा है, लोगों की उम्मीद इतनी बड़ी है, लोग हम में इतनी संभावनाएं टटोल रहे हैं, तो मुझे इसको परफॉर्म करके देना होगा। और एक बड़ी अच्छी थियरी होती है, परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, परसेप्शन। आप परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करने के बाद आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं, उस प्रोजेक्शन के आधार पर आपके बारे में एक परसेप्शन तैयार, एक राय तैयार होती है। और मोदी इन तीनों मोर्चों पर बहुत सलीके से काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, प्लान, डिसिप्लिन, डेडिकेटेड प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी वजह से लोगों के बीच प्रधानमंत्री को लेकर के, नेता को लेकर, राजनीति को लेकर के राय बदल रही है और एक बेहतर संकेत है भारतीय राजनीति के लिए और बतौर मुल्क भारत के लिए भी। देखते हैं जरा एसपी नेता और बीएसपी के जो सिंपैथाइजर हैं उनके पास भी ये परसेप्शन, प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस की जो थ्योरी है वो पहुंच रही है या नहीं, और पहुंची है तो किस तरह पहुंची है। एसपी लीडर मोहम्मद अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, एसपी के बारे में एक बात कही जाती थी कि एक कौम विशेष और एक जाति विशेष को एसपी ने अपनी जागीर समझ लिया और यह मिथक जो है उत्तर प्रदेश के इस बार के चुनाव में टूटा है। दर्द होता है? कहां मिला है? अगर जनादेश मिलता है इतने अच्छे काम हो तो 3 सरकारें, गोवा, पंजाब, यूपी की बात कीजिए जहां बैठे हुए हैं, मणिपुर, जहां बैठे हैं, चला गया यूपी की बात कीजिए। मोहम्मद अब्बास, यूपी में आ रहा हूं ना। हाँ। जनादेश नहीं मिला, ईवीएम के साथ जो कुछ हुआ है 2012 में भी यही हुआ था चल क्या? रहा है आजकल। 2012 में भी यही हुआ था क्या? रही है 2012 में भी यही हुआ था क्या? 2012 में जो हुआ था सबके सामने है। हमारा देखिए, अब थोड़ा सुन लीजिए ना, आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं तो मेरे, आपने मुझसे पूछा तो मैं वो आप बात बताना चाहूँ या मुझे मना कर देगा साहब? आप बोलने का भी हक बोलिए। हमारा सरकार न रही तो हमारा बोलने का भी, मेरी बात आप सुन लीजिए पूरी। मेरी शंका गलत हो तो गलत साबित करें। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पर्टिकुलर सीटों पे
क्योंकि पहले दिन से कहे 265 प्लस अंडरस्टैंडिंग पहले से थी। और जिस तरह से तलाक का रेशो मुसलमानों में अभी मौलाना साहब बैठे हैं 0.5% होता है और 10% वोट मुसलमानों ने तलाक के नाम पे डाल दिया मुस्लिम बहुल इलाकों में। बाहर अजब गजब खेल हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, प्लांटेड हुआ है। जैसे नोटबंदी का किसी रातों रात खबर दूर दूर तक नहीं हुई, क्योंकि एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति देश की सत्ता पर कब्जा करके देश को लूटना चाहते हैं। उन सब लोगों ने एक प्लान शहतों का पूंजीवाद तो आपने किया, क्रोनी कैपिटलिज्म समझते हैं ना। आपको ना हो तो मेरे वीडियो में मैं बता दूंगा। हाँ, कौन सा वीडियो? इस समय सुन लीजिए, मेरे पास वीडियो कहोगे मैं आपके नंबर पर भेज दूंगा किस तरह से छेड़छाड़ होती है, किस तरह से। लेकिन फिर भी जाएंगे, लोग जाएंगे, आंदोलन भी होगा। लेकिन हम इतना कहेंगे, अगर नॉर्मल कहे तो लोगों को बहकाने का काम बड़ा हुआ है। बताइए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम शुक्ला कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास चलेंगे। जीतू पटवारी जी, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अभी का एक ताजा अपडेट यह है कि बीजेपी हेडक्वार्टर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं। प्रयास किया गया। मैं कल रात को गोवा में आया, रात भर अनेक लोगों से बातचीत हुई, आज दिन भर भी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद यहाँ की जो प्रमुख दो पार्टियां थी, इसमें एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड, इन्होंने मुझसे बातचीत समय ये कहा कि अगर मनोहर पर्रिकर अगर मुख्यमंत्री करके आते हैं तो उनके नेतृत्व में हम समर्थन करेंगे। परंतु मनोहर पर्रिकर हमारे केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर हैं और स्वाभाविक रूप से हमारे पार्टी का निर्णय भी पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। तो सुबह उन्होंने ये बात कहने के बाद मैंने हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी से बातचीत की, प्रधानमंत्री से भी बातचीत की, और उसके बाद में मैंने उनको कहा कि यहाँ के एमएलएस की इच्छा है कि गोवा में अगर स्थिर सरकार चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए तो यहाँ के आम लोगों की और विशेष रूप से जो पार्टियां हमको समर्थन करने के लिए तैयार है, उनके आग्रह है, कंडीशन है कि मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ विचार विनिमय करके मुझे कन्वे किया कि अगर मनोहर पर्रिकर जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से उनके लिए अनुमति है। मनोहर पर्रिकर जी से भी अध्यक्ष जी ने बातचीत की, मैंने भी बातचीत की। उनके नेतृत्व में डिफेंस मिनिस्टर के नाते उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा और बड़ा काम किया है। आपको पता है कि हमारे देश की साथ पूरे दुनिया में जिनके कारण बैठी है, उसमें मनोहर पर्रिकर जी का डिफेंस मिनिस्टर के नाते बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए दिल्ली में हम सब जो उनके मित्र सभी थे, उनकी इच्छा थी कि उन्होंने दिल्ली में ही रहना चाहिए। पर इस विशेष स्थिति में पर्रिकर जी से चर्चा करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि पार्टी जो भी उचित निर्णय करती है पार्टी के हित में वो कार्य करने के लिए मैं तैयार हूं। और गोवा के लिए इस समय अगर मेरी जरूरत है तो मैं डिफेंस मिनिस्ट्री छोड़कर भी गोवा में आकर भी काम करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद में ये बात मैंने हमारे अध्यक्ष जी को कन्वे की और आज सुबह ही हमारे पार्टी में हमारे विधानमंडल के जो सदस्य थे उन्होंने पर्रिकर जी के बारे में एक प्रस्ताव भी पास किया और उनके नेतृत्व में आगे जाना चाहिए, इस आशय का प्रस्ताव पास हुआ। पार्टी के अध्यक्ष जी ने और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे उचित निर्णय करने का अधिकार दिया था। और जब हमने सभी पार्टियों से और इंडिपेंडेंट से चर्चा की, उसमें विशेष रूप से सुदीन ढवलीकर जी, इनका मैं विशेष रूप से आभार मानूंगा, उनके एमजीपी के 3 सदस्य। मनोहर पर्रिकर गोवा के दोबारा सीएम बनेंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ये जानकारी दे रहे थे। जनगणमन में वापस हम अपने डिस्कशन के अपने चर्चा के टॉपिक पर आते हैं और चर्चा ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की तारीख में देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी है। प्रेम शुक्ला के पास में चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, एसपी लीडर ने बार बार ये आरोप लगाया है कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की गई है, इसका कोई जवाब दे रहे थे आप? जी देखिए, नदीम जैदी जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको बहुत बढ़िया उन्होंने जवाब दिया कि जिन ईवीएम मशीनों का प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया गया वो मशीनें तमिलनाडु के चुनाव में, केरल के चुनाव में, वेस्ट बंगाल और असम के चुनाव से लाई गई थी। तो यदि इस तरह की सेटिंग ही अगर कोई कर रहा होता तो केरल में कुछ और परिणाम होता, तमिलनाडु में कुछ और परिणाम होता, असम में तो ये असंभव है
छेड़छाड़ असंभव है। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा स्पष्ट किए जाने के बावजूद भी पराजय की कुंठा से त्रस्त लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं उनका सम्मान करता हूं। अंसार रजा साहब, बीएसपी के सिंपैथाइजर हैं आप। जब तक एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला चला, दलित, मुस्लिम, एक जमाने में ब्राह्मण को भी इसमें साथ में आपने लिया था, तब तक सब कुछ ठीक था। जब ये जकड़न टूटी, कौम टूटी, जाति टूटी, कौम टूटी, जाति टूटी, तो ऐसा क्यों लगने लगा कि ईवीएम में कोई खराबी आ गई है? देखिए राशिद साहब, ऐसा है, ईवीएम में खराबी थी नहीं थी ये तो चुनाव आयोग का काम है, वो अपना देखेगा, अच्छा है बुरा है। हाँ, इतना जरूर सुनने में आया है कि पीठासीन अधिकारी जो दरवाजे पर बैठता था, जब अंदर इंटर करता था वोट डालने वाले को, तो इतना जरूर सुनने में आया कि वो ये कह देता था कि पहले बीजेपी का बटन दबा के देख लेना, अगर लाइट जल रही है तो समझ लेना कि मशीन ठीक है, फिर अपने पे बटन दबाना। सर वोट तो हमने भी तो दिया, सुनने में आया है। वोट अब तो आगे क्या है हम समझ में नहीं आया हमारे। देखिए ये बड़ी बचकानी सी बातें हैं, कम से कम आपको तो ये शोभा नहीं देता है। राणा साहब, छोड़िए अंसार रजा साहब, क्या बोले? नहीं, मैंने एक बात कही है, जो बातें चल रही हैं, देखिए मेरे पास कुछ वीडियोस भी आए हुए हैं। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए। अब रहा सवाल, देखिए अब रहा सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव का, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिलकर के वोट दिया है। चूंकि आरएसएस ने जो 2 साल पहले एक मुस्लिम की तंजीम बनाई थी, मुस्लिम महिला मोर्चा, वो अपने मकसद में कामयाब रही। हमारे इस्लामी रिश्ते की मां और बहनों के दिमाग में एक बात भरने की कोशिश की कि तुम्हें 3 तलाक का जो मसला उठाया जा रहा है, उससे सिर्फ बीजेपी आजादी दिला सकती है, जबकि वो गलत था। हमारे यहाँ 3 तलाक का एक साथ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन वो चीज उनके दिमाग में भरी गई है, मुकम्मल तौर पे भरी गई है। सर भाई, मुस्लिम महिलाओं ने शौहरों की नहीं सुनी क्या? जितने भी इस्लामी रिश्ते की जो मुसलमान, तो यही कहा जाता है ना कि मुस्लिम महिलाएं शौहरों की जरूर सुनती हैं। खैर, जीतू पटवारी कुछ कहना चाहते थे। जीतू पटवारी जी, लोकतंत्र में एक बात कही जाती है कि मैंडेट की इज्जत करना बहुत जरूरी होता है, और अगर इस शौहरों की भी सुनी है तो जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, उसकी इज्जत क्यों नहीं कर पा रही हैं, बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रही हैं? पहले तो मैं सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और मिश्र जी को, प्रेम शुक्ला जी को ढेर सारी, उनको यूपी की जीत की बधाई देता हूं। सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज अपने स्पीच में क्या कहा, उन्होंने सबको साथ देने की बात कही। एक फलदार वृक्ष ज्यादा झुकना चाहिए, और हमें विजय का जो फल मिला इससे झुके हुए रहे। अब मैं आशा करता हूं कि योगी आदित्यनाथ, मैं आशा करता हूं कि वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, समय समय पर अनल गनल बयान देते हैं, शायद रुके। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है प्रधानमंत्री जी। आज 24 करोड़ नए 65% लोगों की आज उन्होंने अपनी स्पीच में चर्चा की। 23 करोड़ नए 35 साल से नए बच्चे बेरोजगार हैं। इस पे आप प्रधानमंत्री जी ने कुछ करना चाहिए, हमारी भी इच्छा है और देश की भी मंशा है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले कहा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जितनी लागत हो उससे सीधी दोगुनी। मैं समझता हूं ये करनी चाहिए, क्योंकि उनको अभी भी देश चाहता है कि जो मुद्दे आपने कहे वो आप पूरे करें। 2.5 साल हो गए, इस पे काम नहीं हुआ है। महंगाई सर चढ़ के बोलने लगी है प्रेम शुक्ला जी, इस पर भी कहीं न कहीं लगाम लगाएं। ये आशा है, देश ने उनको चुना है, उन पर भरोसा किया है। हम विपक्ष के लोग हैं, हम उनके इस जीत की इज्जत करते हैं और उनको बधाई देते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं कि ईवीएम खराब थी, कोई साजिश हो गई। लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर, जिसको जिता दिया उस पर भरोसा। हम इस बात को मानते हैं कि वो मुद्दे जो देश के आम चुनाव 2014 से पहले मोदी जी ने उठाए थे, वो पूरे कैसे हो 5 साल में, इस भाव के साथ उनको शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि वो पूरे करें। सिर्फ अच्छा भाषण देना, अच्छी बातें करना, अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कराना और टेलीविजन और मीडिया को अपने अलग अलग तरीके से शिकंजे में लेकर अपनी बात कहना, इससे ज्यादा देश के युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है। ये भाव पैदा करने की मैं उनसे कृपा करके आप अपनी बात।
अंसार साहब अपनी बात आप करेंगे। राणा जी बात मैं समझना। राशिद भाई ऐसा है। अच्छा अपनी बात। हाँ बोले अंसार भाई बोले। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जीतू पटवारी साहब जो कह रहे हैं 65 साल में मुसलमानों को कहां से कहां पहुंचा दिया है, तब समझ में नहीं आया कि ईवीएम खराब थी या मुसलमानों की हालत खराब थी। बिल्कुल ठीक बात। आज अगर मुसलमान किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है ना। अभी तक कुछ नहीं किया। 65 साल में जो किया है वो सच्चर कमेटी की सारी सामने रखी हुई है। ठीक है। सच्चर रिपोर्ट ही नहीं बनाई। ठीक है, मैं रेणु कीर के पास जाऊंगा, मोहन जी के पास भी चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट में देना चाहूंगा राशिद भाई। राणा जी, आज की तारीख में क्या ब्रांड मोदी हिंदुस्तान की राजनीति में चुनाव में जीत की गारंटी बन गया है? देखिए राशिद, ये फिलहाल ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप परफॉर्म करते हैं, लोगों के बीच में अपने बारे में राय बना लेते हैं, तो आपको लगता है। मणिपुर इसका बेहतरीन उदाहरण है कि एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं थी और बीजेपी 21 सीटों पर आ गई है। तो एक बड़ा जनाधार आपने उन हिस्सों में भी बना लिया है जिन हिस्सों में आपकी मौजूदगी नहीं थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे आप फर्ज कीजिए कि जिस पर हमारी ये बहस है कि जाति की जकड़न टूटी है क्या, कौम की दीवारें टूटी हैं क्या, टूटी हैं, ध्वस्त हुई हैं। 124 सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, जहां 20% से ज्यादा मुसलमान वोटर होता है, उसमें 99 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। और मैं इसमें से 42 ऐसी सीटें हैं जहां 40% या उससे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। तो अंसार रजा साहब जो कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने उज्ज्वला योजना के जरिए या फिर प्रधानमंत्री मोदी पर इस यकीन के चलते कि जो 3 तलाक का मामला है वो बदल देंगे, मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया है। और 15% के आसपास यह माना जा रहा है कि जो ऐसे इलाकों से तो वोट आए हैं वो मुस्लिम महिलाओं के वोट आए हैं। और बीजेपी की जीत में इस तरह की महिलाओं की भी बड़ी भूमिका है। तो एक बदलाव है और ये बड़ा बदलाव है। इसको मतलब मोदी के साथ जो ब्रांड इक्विटी है उससे जोड़ करके ही आपको देखना चाहिए। जाति की जकड़न और कौम की सियासत के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब धर्म और जाति से उठ करके चुनाव के नतीजे आए तो ये समझ लीजिए कि मुद्दा बड़ी बहस का बन जाता है। और बड़ी बहस ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी है, और इसी पर हम जनगणमन में चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से आप देखिए, मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं, प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, जीतू पटवारी कांग्रेस नेता, मौलाना अंसार रजा बीएसपी के सपोर्टर हैं, आप मोहम्मद अब्बास एसपी लीडर, अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार, और अब मैं डॉक्टर रेणु कीर को लेकर के आना चाहूंगा जो कि एक दलित थिंकर हैं। रेणु कीर जी, दलितों को एक अलग चश्मे से देखा जाता है उत्तर प्रदेश में, एक अलग नजरिए से देखा जाता है पंजाब में, और कुछ इसी तरह के हालात हैं महाराष्ट्र में भी। क्या जिस तरह से चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद लगता है कि जाति की ये जकड़न दलितों के लिहाज से टूटेगी? और ये भी समझाइए कि दलितों का किस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल अब तक देश में हुआ है। देखिए राशिद जी, अगर स्पेसिफिकली हम लोग यूपी की बात करें तो यूपी राजनीति में और ओवरऑल भारत की राजनीति में भी दलितों का जो एक जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। और सभी राजनीतिक दल आज तक उनको जो प्रयोग करते आए हैं वो वोट बैंक की राजनीति के लिए ही करते आए हैं। अगर इस संदर्भ में हम स्पेसिफिकली यूपी की बात करें तो सपा और बसपा जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने हमेशा वहां पे एक वोट बैंक की तरह दलितों को यूटिलाइज किया। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अभी तक इन दलों ने दलितों को एक वोट बैंक बनाए रखने के लिए दरिद्र बनाए रखने की कोशिश करी कि एजुकेटेड ना हो और विषयों की समझ ना हो, ताकि समझकर हम वोट कर सकें। तो ये जो रणनीति है या राजनीति है, ये तो अभी तक सभी दलों की रही है। जी के पास लेकिन अगर मैं अपनी बात को पूरी करते हुए थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाना चाहूँ कि अभी क्योंकि युवा जो हैं और दलित युवा कहीं ना कहीं वो विकास के विषय को लेकर बहुत ज्यादा सजग हैं। दलित इशू और धार्मिक इशू कहीं ना कहीं पीछे थोड़ा हम सभी पैनलिस्ट से बात करते हैं और सभी के पास में चलते हैं। जीतू पटवारी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं अरविंद जी के पास में चलूंगा। जीतू जी, आपके ऊपर एक दलित थिंकर ने, न्यूट्रल पैनलिस्ट ने आरोप ये लगाया हुआ है कि दलितों को वोट बैंक के तौर पर सबसे ज्यादा कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है। ये डॉक्टर रेणु ने किस तरीके की कौन सी थीसिस से ये बात निकाल के लाई वो मुझे नहीं पता, पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबसे ज्यादा उस व्यक्ति का ध्यान रखने की कोशिश की कि जो सबसे ज्यादा जिसको सरकार और तंत्र की आवश्यकता है, उसमें गरीब आदमी, उसमें दलित आदमी, उसमें अल्पसंख्यक आदमी, अपनी विचारधारा के पार्ट पे प्ले किया। सर्वधर्म संभाव की बात की, आरक्षण को पूरी तरीके से लागू करके दलित समाज को सबसे ज्यादा आगे है, उसका कांग्रेस को बहुत नुकसान भी हुआ समय समय पर।
ठीक पर है। कांग्रेस पार्टी ने अरविंद जी। अपने सिद्धांतों से, एथिक्स से कभी जीतू जी, समझौता अभी नहीं किया। तक कितने तो कांग्रेस रेणु जी के किस- दलित अध्यक्ष हैं या आपने कितना दलित व्यक्तियों को प्रधानमंत्री के लिए प्रमोट किया, आप मुझे ये बताइए। और कितना आप दलितों को सही ढंग से आरक्षण दे पाए, आप मुझे ये बताइए। जिस आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, उस आरक्षण को ही आपने आज तक वोट बैंक राजनीति अब के उन्हें रूप जवाब में देने दीजिए। हाँ जीतू जी। अब ऐसा है रेणु जी, ऐसा है, सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर का जो मूल था उसको कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने उनको ये अवसर दिया कि वो संविधान का रचना करें। इसके बाद ऐसे तमाम सैकड़ों में डिसीजन लेके बता सकता हूं समय समय पे कि दलित नेताओं के हाथ में कांग्रेस पार्टी की बागडोर राज्य स्तर पे और केंद्रीय स्तर पे रही अलग अलग। ये बात कहना, सवाल ये है सोच क्या है, विचार क्या है। सवाल ये था कि डॉक्टर किस तरीके से अंबेडकर को हमने अपनी संविधान बात का को समय रचयिता के बना हिसाब के से- आपने अभी उन अभी तक पर नहीं कोई आया इस एहसान नहीं डिस्कशन किया में। था। ये ठीक। उनका इतना एजुकेशन लेवल था कि वो आपकी मजबूरी बन गए थे। एक चीज ठीक है अरविंद ये मोहन जी आप को मैदानी हुई थी उस समय कि डॉक्टर आप इस बात को कहते हैं। इस तरह भीमराव की अम्बेडकर को बचकानी कांग्रेस ने बनाया था। बातें, इस तरह की भावनात्मक बातें करके जीतू जी, अपने आप को आप बड़ी पैदा- बनाने आप की पैदा हो कोशिश गए न थे करें क्या? आप। जो वास्तविक जीतू जी आप पैदा हो गए थे क्या उस वक्त? जीतू जी आप पैदा हो गए थे क्या भीमराव अम्बेडकर के पहले? आप पैदा हो गए थे क्या भीमराव अम्बेडकर के पहले? आपने बनाया है क्या? ये कौन श्रीमान, ये कौन ये श्रीमान बीएसपी के सिंपैथाइजर हैं, बीएसपी समर्थक हैं मौलाना अंसार रजा। ये जबरदस्ती लड़ने की कोशिश न करें। आपको इस डिबेट पे शालीनता के लिए आपने बुलाया एहसान गया किया है। था मैं भीमराव समझता हूं उस अम्बेडकर को? तरीके से बात करें बेहतर कहते हैं। और रही बात इसकी अवसर की बातें आई है, और मैंने आपको एहसान झूठ नहीं बोलने के किया। लिए बाबा बुलाया गया साहब है। अम्बेडकर उस आपको लायक झूठ बोलने के लिए थे, बुलाया गया है। उसमें ज्ञान है, उनमें इतना अवसर देने। कांग्रेस फिर पार्टी ने उस आपने- समय ताकत थी, आपने उस ये समय बात अवसर कैसे दिया। कही कि भीमराव ऐसी बात अम्बेडकर को किस कांग्रेस तरीके ने से पेश करते किया? हैं? आपने ये बात कैसे कही? आपने ये बात कैसे कही? आपने ये बात कैसे कही भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस ने मौका दिया? मैं आपके जैसे चिल्ला के आपसे बात नहीं कर सकता हूं। आपकी तहजीब आपके पास रखे हैं, मैं आपको अच्छे से जानता हूं राजा साहब। इस तरह की भाषा बोल के ऐसे चिल्ला अरविंद मोहन जी अभी तक मैंने शुरुआती हिस्से में अभी 35 मिनट में हमने सिक्के के एक पहलू की बात की है। ये तहजीब है आपकी बात करने कांग्रेस की। साथ पे आ गई है। ये तहजीब है आपकी बात तुमने करने कहा की। है। मूर्ख मैं नॉक करूं बीच में? करके आप इस तरीके को अपने आप को आपका झूठ present बोलना करते हैं। तहजीब है क्या? मौलाना साहब ठीक है, सीटें बहुत कम हो गई हैं, कोई बात नहीं। मौलाना साहब थोड़ा शांत रहे, हम लोग शालीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। अरविंद मोहन जी अभी तक हम लोगों ने मौलाना आजाद के बाद कितने मुसलमानों को अध्यक्ष हिस्ट्री में बनाया? कभी और चले जाएंगे, अभी वर्तमान में और फ्यूचर की बात कर लेते हैं। अरविंद मोहन जी सिक्के के एक पहलू की अभी तक हम लोगों ने बात की है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हाँ जाति जरूर टूटी है लेकिन धर्म नहीं टूटा है। कुछ लोगों का यह कहना है कि जो तमाम जातियां थी, चाहे वो दलित थे, चाहे ओबीसी थे, चाहे मौर्य थे, चाहे ब्राह्मण थे, चाहे राजपूत थे, हर कोई इस इलेक्शन में हिंदू हो गया और बाकी जो है शिया सुन्नी या तमाम जो है देवबंदी बरेलवी ये सारे मुस्लिम हो गए। क्या सिक्के के इस दूसरे पहलू पर भी थोड़ा सा आप एनालाइज करेंगे कि क्या देखिए, ये इसका बंटवारा मसला है? सोसाइटी में है और अब पता नहीं कब खत्म होगा। उस बहस को नहीं चलाने का मतलब है। और अभी यूपी चुनाव को अगर आप देखेंगे तो मोटे तौर पे नरेंद्र मोदी ने इन सारे डिविजन्स को खत्म किया है। और वो एक जो उन्होंने टेम्पो बना के लोकसभा चुनाव जीता था उसको बनाए रखने में अभी तक सफल हैं। और वोट परसेंटेज और नंबर ऑफ सीट्स सब फिर वहीं पहुंच गया। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश अभी भी उन पे उसी तरह का भरोसा कर रहा है। हम भले उनके दावों के बारे में कहें, उनके सपनों के बारे में कहें, क्या हासिल हुआ ये भी कई लोग अभी गिनने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो उनका अपना है, वो सपना उन्होंने दिखाया है, अपना काम किया है और उस काम के बेसिस पे लोगों ने भरोसा व्यक्त किया और उसमें ठीक है। इतनी जबरदस्त जीत हुई। ठीक है। लेकिन राणा जी- दूसरा पक्ष ये है जिसपे अभी आप उसका कुछ रंग रूप आप देख रहे हैं कि कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, कोई मुसलमान है, उसको उतने ही का मतलब रह गया है। एक टोटल पॉलिटिक्स कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अभी अंसार रजा नाम आते बाबा साहब का भड़क गए क्योंकि उनको खरखा दिखाना है अपने आप को बीएसपी का। अभी रेणु बैठी हुई है हमारे साथ, तो इनको भी चिंता वहां है। तो बीएसपी ने जो पॉलिटिक्स की है, जो समाजवादी पार्टी ने पॉलिटिक्स की है, वो इतनी छोटी है और इतना कम है। जैसे 25-30 साल जो पीक पीरियड है मायावती का, जिसमें वो 4 दफे उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनी है, उस पूरे पीरियड में मेरे जैसा आदमी आज तक ये समझने में नाकाम है
कि ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिटिक्स पॉलिसी चली है, जिसने पूरी इकोनॉमी को बदल दिया है, उसमें मायावती उसके पक्ष में है या उसके खिलाफ में है। ये छोटा जब एक मसला आया बीच में खुदरा व्यापार का, उस पे एक स्टैंड उन्होंने लिया। उसके अलावा किसी भी पॉइंट पे बोलने की जरूरत, कोई फैसला करने की जरूरत उन्होंने महसूस नहीं की। आज भी उनको घोषणा पत्र के साथ चुनाव मैदान में जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि क्या वायदे करेंगी, क्या शासन करेंगी, इस बीच में कुछ भी कमिटमेंट वो करने को तैयार नहीं है, कहीं झुकने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने आप में अभी भी ये खुश है कि उसने बड़ी कृपा की कि कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया। कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करती तो क्या दुर्गति होती उसकी, कांग्रेस की तो जो होनी है सो होती है, लेकिन जो उनकी दुर्गति होती उसकी उनको कल्पना नहीं है, क्योंकि अगर मुसलमान दूसरी तरफ गया होता तो फिर एकदम अलग पॉलिटिक्स होती। तो इसलिए ये जो पार्टियां हैं वो इतने तंग नजरिए वाली हैं। अब मुलायम सिंह का परिवार आप देखिए, 20-22 आदमी एमएलए एमपी हैं, इसके बावजूद कितने नए मेंबर्स को इसमें टिकट दिया गया। सारी जो प्रतिभा है वो सिर्फ एक परिवार में सिमट जाए। मोहम्मद अब्बास और अंसार आजाद दोनों लोग बोलना चाहते हैं, दोनों को ही मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले राणा जी को एक बार लाना बहुत जरूरी है। राणा जी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अलग अलग राज्यों में कई जगह पर एनडीए की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की भी है और अलग अलग रीजनल पार्टीज की भी गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसा क्यों है? अब जिस परसेप्शन, प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, क्यों ये डिलीवरी ओरिएंटेड गवर्नमेंट वाली क्रेडिबिलिटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनाई है और उसे प्रोजेक्ट भी किया है, ये बाकी लोगों में क्यों नहीं है? मैंने पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी को भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय के तौर पर आप देखिए, कोशिश उनकी यही है। अब वो आगे चलकर वक्त के साथ क्या होता है यह तो बात की बात होती है, लेकिन 2.5 वर्षों के भीतर नरेंद्र मोदी की जो सरकार रही है, शासन का जो उनका तरीका रहा, संगठन के भीतर जो उनका वजन रहा है, लोगों से जिस तरह का इंटरेक्शन रहा, उनकी जो पूरी नीति रही है, उस नीति में उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि भारत की जो राजनीति है, राजनेताओं को लेकर के जो लोगों की राय है या जो मान्यताएं रही हैं, उनको तोड़ा जाए, नए सिरे से सरकार और सत्ता और देश को खड़ा किया जाए। इसमें आप बार बार देखें क्या एड्रेस करते हैं, वो गरीब एड्रेस करते हैं। क्यों जातियों की ये जकड़नें टूट रही हैं, क्यों धर्म के बंधन टूट रहे हैं? वो जनधन योजना गरीबों के लिए, गरीबों की जितनी योजनाएं हैं जनधन योजनाओं से जोड़ो। गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर, इस तबके में वो क्लास की राजनीति में आना चाहते हैं, इसीलिए जात की राजनीति टूटेगी। जब क्लास का आदमी किसी भी आदमी पर भरोसा करने लगेगा तो उसको जात उसके लिए अहमियत नहीं रखेगी। इसलिए जातियां जो हैं टूट रही हैं, जो कौम है इसके भी बंधन टूटेंगे। तो ये मुसलमान है, ये हिंदू है, यह भी टूटेगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। उनको समझ में आता है कि आपको सत्ता में बने रहने के लिए जो रास्ता अख्तियार करना है, वह रास्ता सत्ता में रह करके अख्तियार आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए राजनीति करना और सत्ता शासन चलाना, यह दोनों बातें दो अलग अलग रास्ते से तय होती हैं। फिलहाल भारतीय राजनीति में जब सब कुछ आपके मुताबिक हो जाएगा तब शायद दोनों के लिए रास्ता एक हो। नरेंद्र मोदी दूर की देख रहे हैं। मुझे लगता है फिलहाल अभी जो राजनीति रही है, जो जिस तरीके से सरकार ने चलाई है, बाद में पूरे भारत के लिए राजनीति का और सत्ता का दोनों का रास्ता शायद एक हो। ठीक है, मोहम्मद अब्बास हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे आपकी भी बात सुनते हुए, और उससे पहले अरविंद मोहन जी भी जो कह रहे थे उसको भी सुनते हुए। मोहम्मद अब्बास बहुत यंग है। अंसार भाई आता हूं। मोहम्मद अब्बास बहुत यंग है। क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में उनका एक सेंटेंस क्या आप लोगों को पता है कि उन्होंने कहा था कि जाति जोड़ने के लिए जाति तोड़ो, जाति तोड़ने के लिए जाति जोड़ो? इस पर क्यों नहीं कायम रहे आप लोग? सिर्फ मुस्लिम्स, सिर्फ यादव, मुस्लिमों को भी अलग अलग बांट दिया, पश्चिम में आए तो देवबंदी बरेलवी बांट दिया, सैफियों को अलग बांट दिया। मोहम्मद अब्बास की आवाज नहीं आ रही मुझ तक। या जिन उद्योगों के मीडिया ग्रुप, मेरी बात तो सुनिए, मेरी आवाज जा रही है पूरी? जी बिल्कुल आ रही, बोले। बिल्कुल आ रही है। मेरा कहने का यह है कि राम मनोहर लोहिया जी ने यह भी कहा था कि जब सच कमजोर पड़ जाता है, मजबूती से नहीं बोला जाता है, और झूठ बार बार मजबूत बोला जाता है तो झूठ जीत जाता है। उत्तर प्रदेश में वही हुआ। क्या बात कर रहा है? उन्होंने एक बड़ी छोटी सी बात, लोहिया का पूरा जीवन उन्होंने शादी नहीं की, परिवारवाद के खिलाफ लगातार चलते रहे। साहब एक मिनट, मैं कहूंगा तो बात लोहिया परिवारवाद के खिलाफ रहे। लोहिया की पूरी राजनीति जो है मेरी बात वो वंशवाद के खिलाफ है। चाहते हैं मेरी बात कह के आप परिवार और जाति के खिलाफ लोहिया काम करते हैं। पूरा झंडा परिवार जाति के बाहर है, भीतर है। अंसार भाई, मौलाना साहब प्लीज मेरी बात, मैं भाई राणा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कुछ कह रहे हैं, मैं हूं कि प्रधानमंत्री जो कुछ कहा 2014 से लेकर आज तक जो कुछ कहा,
एक मुद्दे पे बताएं कि इसमें उन्होंने विजयश्री प्राप्त करी है कि ये हमने कहा था साहब, हम ये काम हमने पूरा उत्तर प्रदेश भरोसा कर गया उन पे, अभी आपको डाउट है? ये तो 50 सालों से आपका टूटेगा कब जनता की चल रही है। पूरा उत्तर प्रदेश उनकी बात पे भरोसा करके इतना मैसेज मैंडेट चल रही है लगातार। अंसार भाई कुछ लेकिन कहना माननीय चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, जी अंसार आजाद, अंसार साहब आप बोलिए, मैं जीतू भाई आ रहा हूं अपनी आपके बात पास। पूरी करूं, मैं आपको सुनाऊं। अंसार आजाद, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। माननीय प्रधानमंत्री ने जितने मुद्दे कहे, नोटबंदी को लेके मुद्दे कहे, आतंकवाद खत्म करने का मुद्दा कहा, काला धन वापस, ये चीजें होनी चाहिए ना। ठीक है, मुश्किल बहुत है, बढ़िया करके, मुश्किल ये है बहुत बढ़िया जनता कि वो को आपके समझ में नहीं आई, देता है। लेकिन यूपी की जनता के समझ में आ गई। जी अंसार साहब, ये जनता की समझ में तो पंजाब के भी आ गई, मोहन बिहार भाई की साहब भी आ ने जो गई बात थी। कही है, मैं एक बात मोहन साहब को बता जनता की दूं। समझ में जो कुछ आज समझ एक आया। अब्बास भाई हो गया, बस कुछ दिन अब्बास बाद भाई हो गया। आप बोलें अंसार आजाद साहब बोले, मुझे प्रेम शुक्ला जी के पास लेकिन भी जाना है। अब उत्तर प्रदेश की रेल में इंजन डबल है, अब काम होना चाहिए ना, देखिए काम दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे हाँ। कैसे बोला जाएगा यार? ऐसा है, अभी मोहन वैद्य साहब ने जो बात कही है, मैं उनको पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ना मुझे मायावती को खुश करना है, ना नरेंद्र मोदी को खुश करना है। पहले एक बात क्लियर कर, वो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दें कि अंसार रजा किसी का गुलाम है, ये बात दिमाग से निकाल दें। वो मेरा सिर्फ मतलब ये था कि मोहन डॉक्टर वैद्य भीमराव नहीं है, अम्बेडकर वो हो या मौलाना मतदार है, आजाद हो, मोहन जी। इन लोगों को अगर इस्तेमाल करने की बात आएगी तो मैं बोलूंगा। वो जो भी हो, पत्रकार हो, जर्नलिस्ट हो, जो भी हो, हमारे इज्जत माब है, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन बगैर सोचे समझे कोई बात कह देना कि मायावती को खुश करना है या नरेंद्र मोदी को खुश करना है, ये बात अपने दिमाग से निकाल दे। वो मुझे किसी को खुश नहीं करना है, मेरा रब मुझसे खुश रहे, इतना काफी है। अब रहा सवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या मौलाना आजाद हो, इन्हें भी तो इस्तेमाल किया गया है। अगर कांग्रेस ये कह रही है 67 साल से हमें इस्तेमाल किया गया, पार्टी लेवल अपनी जगह है, मुस्लिम लेवल अपनी जगह है। आज अगर उनका झुकाव किसी वजह से सही, धोखे से सही, मोहब्बत से सही, अगर नरेंद्र मोदी की तरफ हो रहा है तो उसमें चीजें क्यों काट रहे हैं किसी को? वो अंसार रजा साहब कहते हैं ना कि आदमी जब जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ जला होता है, कुछ जलता है। प्रेम शुक्ला साहब, लगता है कि एक मुसलमान कम्युनिटी जो है आपकी तरफ आ रही है, अंसार रजा साहब को लग रहा है, और इसकी वजह यह है कि उनके साथ पहले सलूक ठीक नहीं हुआ था। ये सारे राष्ट्रवादियों को जो इस राष्ट्र का विकास चाहते हैं, इस राष्ट्र को सशक्त देखना चाहते हैं, इस राष्ट्र के पासपोर्ट की पूरी दुनिया में वैल्यू चाहते हैं, वो सारे भारतीय जनता पार्टी से सहमत होंगे और साथ आएंगे। देखिए अरविंद मोहन जी ने बहुत अच्छी बात कही, सपा बसपा के साथ संकट ये रहा या क्षेत्रीय दलों के साथ संकट रहा, या कालांतर में कांग्रेस ने भी वही काम किया। ये कुछ का साथ कुछ का विकास की बात करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आदरणीय मोदी जी ने ये काफी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम सबका साथ सबका विकास की बात देश का दुश्मन, सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, आपको पता है सोशल नेटवर्किंग में बहुत भी नहीं चाहूंगा, ये बातों को रेड सिग्नल दीजिए। इच्छा नहीं हो रही है। सोशल साइट्स पर जो टोपी हटाइए, माथा गर्म हो गया। हाँ, इसीलिए सोशल साइट्स पर आपके साथ सोशल साइट्स पर एक जोक भी चल रहा है कि लाल टोपी जो है जनता ने रेड सिग्नल समझ लिया और इसी वजह से वोट नहीं दिया। साथ वो देशभक्त हो क्या? और जब प्रेम शुक्ला जी की बात पूरी कीजिए। अब्बास साहब जरा थोड़ा सा गम रखें। मुझे पता हार पे रार करने की इच्छा होती है, लेकिन यहाँ इस चैनल पे तो रार नहीं करें। मैं आपका सम्मान करता हूँ, जी अपनी बात कंप्लीट करें, क्योंकि लेकिन ये कौन अपने प्रोग्राम के अंत में पहुंच गया है। साहब बोलने तो दीजिए। प्रेम शुक्ला जी एक क्विक कमेंट करें आप। अब मुझे मुझे बोलने नहीं दे रहे आप। देखिए हल्ला बोल ठीक नहीं सपा का हारने के बाद भी। प्रेम जी बोलिए। राशिद, मुझे भी अपनी बात कुछ करना है। तो ये जब आप जो है सबके विकास की बात करेंगे, सबको साथ, और लोहिया जी की बात जो है सिद्धांतता मानते तो है, लोहियावाद की कसम तो खाएंगे, लेकिन अपने ही परिवार को बढ़ाएंगे, जातियों को तोड़ेंगे नहीं, उल्टा जाति जकड़न को बढ़ा देंगे। ये जो कहा कुछ हो उसका ठीक उसका विपरीत जो प्रयोग किया गया, उसको जनता ने जब जान लिया तो जनता जाति दीवारों को खुद तोड़ दे रही है। लेकिन प्रेम जी, उसको जातीय युद्ध नहीं चाहिए। प्रेम जी, सबका विकास मुसलमान है कि नहीं है आपके लिए? इसलिए जो है
वो मोदी जी के विकास के जो एजेंडे को जो है प्रेम पूरा जी, करना चाहते हैं। प्रेम जी बस इतना बता दीजिए कि 2019 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे तो किसी मुस्लिम को टिकट देंगे या नहीं देंगे, बस इतना बता मुसलमान दीजिए। है कि नहीं आपके सबका में? आपके सबका में माइनस मुसलमान है या हमारे जितने योग्य कार्यकर्ता होंगे 2019 हम लोग में किसी को सांसदी नहीं देंगे, योग्य नहीं मिला। 2019 किसी में जात सांसदी को का टिकट देंगे क्या? योग्य कार्यकर्ता हमारा जो होगा उसको मिलेगा। शाहनवाज हुसैन हमारे मंत्री रहे हैं, शाहनवाज हमारे प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, मुख्तार अब्बास नकवी जी आपको ध्यान होगा हमारे अल्पसंख्यक मंत्री हैं, और जो है देश इतिहास में जाकर देखने से पहले भविष्य भी तलाशने की कोशिश कर रहा है। वोट बैंक के दृष्टिकोण से नहीं किया जाएगा, जी जीतू वोट पटवारी, बैंक के दृष्टिकोण से नहीं किया जाएगा, ये ध्यान जीतू रखिए। जी जल्दी से। हाँ हाँ, शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी दामाद है, मुसलमान नहीं है वो। ऐसा है, दो बातें मैं समझता हूं सपा के हमारे प्रवक्ता है, मुझे अवसर देंगे। अब आप तय करेंगे कौन अरे, मुसलमान है कौन नहीं है। साहब आप जीतू जी फतवा बहुत तो जल्दी, कीजिए। मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। जीतू जी बहुत जल्दी। हाँ ये ऐसा है कि राणा साहब ने एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया पूरा, उन्होंने हर चीज को आज की राजनीतिक परिस्थितियों की कैसे बदलाव आए उसका एक व्याख्या की। मैं भी समझता हूं एक सुलझा हुआ सीखने की दृष्टि से राजनीतिक दृष्टिकोण जो होता है वो आज की परिस्थितियों में पॉजिटिविटी और सकारात्मकता से होता है। कांग्रेस पार्टी यही पूरे देश के आजाद करा, उसके बाद से सबका साथ सबका विकास पूरी बात होने दे राशिद जी। मेरा अनुरोध है, हम हमेशा से यही बात कर रहे हैं कि देश सबका है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा बलवंत हो, यही बात हम ठीक है हमेशा से कहते जीतू हैं। जी, टीवी की अपनी लिमिटेशंस होती है। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। प्रेम शुक्ला जी आपका, जीतू जी आपका, मौलाना अंसार रजा, मोहम्मद अब्बास, डॉक्टर रेणुकीर और अरविंद मोहन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कही जाती थी, हमेशा कही जाती रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, जाति है कि जाति नहीं, और जब जाति जाती है आज की तारीख में तो कई लोगों को नींद आती नहीं। ये सबसे बड़ा सच है। लेकिन हाँ, उससे भी बड़ा सच ये है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लीडरशिप में वाकई में देश की